सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर इंतखाबी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी आज 10 जनवरी है और अब आम इंतखाबात 2024 में ठीक एक माह से भी कम वक्त रह चुका है और अल्लाह ताला के हुक्म से अगले माह की 10 तारीख तक अवाम की लाडली जमात की तस्वीर वाज़े हो चुकी होगी कि कौन सी जमात लाडली है। यानी सियासी जमातों की खुशफहमियों का नतीजा भी आ चुका होगा। अवाम किसके साथ हैं इस बात का फैसला सबके सामने होगा। सियासतदानों के दावों को अवाम ने कितना संजीदा लिया, सीरियस लिया, इंतखाबात के नताइज ये राज उगल देंगे। अवाम की नज़र में किस सियासी जमात का क्या लेवल है ये भी पता चल जाएगा। और इस साल सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में यही होती नजर आएगी, क्योंकि साल 2024 को अगर आलमी इंतखाबी साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बरस की खास बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक के तकरीबन 4 अरब से ज़ायद अफराद पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे और अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इस साल सिर्फ पाकिस्तानी कौम की किस्मत का फैसला नहीं होने जा रहा बल्कि दर्जनों ममालिक के अरबों अफराद की किस्मत का फैसला होगा। 7 जनवरी से बांग्लादेश से इंतखाबात का शुरू होने वाला सिलसिला ताइवान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, भारत और बरतानिया वगैरह से होता हुआ कि सदारती इंतखाबात पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। यानी दुनिया भर में इंतखाबात का सिलसिला मुमकिना तौर पर 5 नवंबर 2024 को दुनिया पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाले और नतीजा खेज इंतखाबात के साथ खत्म होगा, जब अमरीकी अवाम हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात की इसी अहमियत के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ ने सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में ये कहा है कि रवा साल दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं, जिनका आज़ादाना और शफाफ इनकाद यकीनी बनाया जाना चाहिए। और इस साल अज़रबाईजान से अमरीका तक दर्जनों ममालिक में लोग अपनी नई हुकूमतों के इंतखाबात के लिए हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने तमाम ममालिक पर जोर दिया है कि वो इंतखाबात का मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इनकाद मुमकिन बनाएं। और अब अगर मुल्की मामलात की बात करें तो आजकल पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज होने वाले अदालती मामलात खबरों की जीनत बने हुए हैं। पहले लीगी कायद नवाज शरीफ साहब के केसेस ने सारी तवज्जो अपनी जानिब किए रखी, फिर ताहयात नाअहली केस मौजू बना रहा बहस का, और आज पेशावर हाई कोर्ट का PTI को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला भी आ गया है। अब बल्ले और बल्लेबाजों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा या इलेक्शन कमीशन PTI को उनका मन मर्जी का जो निशान है वो अलॉट कर देगा? इस तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर तैयब बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और माहिर कानून याहिया फरीद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया याहिया साहब वक्त देने के लिए। याहिया साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा तैयब से जानना चाहूँगी। तैयब, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट के तमाम मामलात नाज़िन तक पहुंचाते हैं, लम्हा बलम्हा आगाह रखते हैं उनको। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका अहवाल ज़रा सुनाइएगा। देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने जो है ये इलेक्शन कमीशन दरअसल ये गया था और इलेक्शन कमीशन को तो जिस तरीके से आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को अबूरी रिलीफ मिला था इस फैसले में, और वो जो पहले एक रुकनी जज का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया इस डिवीजन बेंच ने। लेकिन आज डिवीजन बेंच ने जो है वो फिर अपना ही फैसला जो है वो दोबारा मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ को रिलीफ ज़रूर दिया है और बल्ले का निशान वापस मिल गया। लेकिन बात यह है कि इसमें जो दीगर फरीक है, जिसमें अकबर एस बाबर जो है वो भी फरीक है और ख़ुद इलेक्शन कमीशन भी फरीक है, तो आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई, इजलास हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन सारी पार्टियों को इंतखाबी निशान दे दिया है और ये बल्ले का निशान नहीं दिया था क्योंकि उसमें पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला था। तो अब इलेक्शन कमीशन ने सर जोड़ के बैठ के कि अब हम इस इमरजिंग सूरत हाल में क्या करें, तो उसमें एक ऑप्शन ये ज़रूर आया कि हम इस मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर आएंगे। तो अकबर एस बाबर ने भी ये ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब हम भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका हतमी फैसला नहीं करेगी, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को बल्ला जो है इस सूरत में मिल जाएगा। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा तो फिर तहरीक इंसाफ को बल्ला का इंतखाबी निशान मिल जाएगा। कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अभी देखिए, फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने करना है। आज भी तहरीक इंसाफ ने क्या किया हुआ था, तहरीक इंसाफ खुद कंफ्यूजन का शिकार रही। तहरीक इंसाफ ने
पहले सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई हुई थी, लेकिन आज जब समाअत होनी थी तो मिनिस्टर गौहर जो खुद चेयरमैन है वो रोस्टम पर आए और जस्टिस काजी फैज़ ईसा से उन्होंने इस्तदा की कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा वो क्यों आप वापस लेना चाहते हैं? हामिद खान सीनियर वकील भी साथ थे, तो उन्होंने कहा जी वो पेशावर हाई कोर्ट में जो है मामला चल रहा है, तो हो सकता है कि उनको शायद कहीं से भनक मिल गई होगी कि उनके हक में फैसला आ रहा है, तभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अब फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उनके हक में रिलीफ दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो देखते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे। या साहब, आपने तैयब बलोच को भी सुना, या साहब आप कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को? आगे जाके फिर क्या होगा? ये फैसला फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्या देखते हैं? जी, मैं तैयब साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अब बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में ही है, क्योंकि ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बहुत बड़े जो प्रॉब्लम्स इस फैसले में नजर आएंगे वो दोनों सब्सटेंटिव लॉ के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन प्रोसीजरल इशू भी है कि किस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन अज्यूम की। अगर आपको याद हो तो जब आरोज के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन अज्यूम करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को सस्पेंड किया था, उसके ऊपर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो रिमार्क्स थे वो बड़े क्लियर थे। वो ये थे कि हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को सस्पेंड नहीं कर सकती, स्पेशली वो ऑर्डर जिसकी टेरिटोरियल लिमिटेशन उस प्रोविंस तक की नहीं है। तो मुझे लगता ये है कि ऑन द ग्राउंड के पेशावर हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन अज्यूम की थी ऑन सम फ्लॉड अजम्पशंस। इसके ऊपर पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर तो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट का जहां तक सवाल आता है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर सब्सटेंटिव क्वेश्चंस ऑफ लॉ भी हैं वो भी डिस्कस होंगे। अब मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि लगता ये है कि पेशावर हाई कोर्ट, एक तो जो हमने कन्फ्यूजन देखी है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स कि एक सिंगल बेंच जो है वो पहले बैट रिस्टोर कर देता है, फिर सस्पेंड कर देते हैं उसी ऑर्डर को, और फिर आज का फैसला है तो पेशावर हाई कोर्ट की में भी एक कंफ्यूजन नजर आ रही है जो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रेटन अप करेगी। लेकिन आज का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसके अंदर मैंने जो मेरा लीगल एनालिसिस है उसमें यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने शायद सेक्शन 208 ऑफ इलेक्शंस एक्ट और सेक्शन 215(4) को सही तरह इंटरप्रेट नहीं किया। देखिए, सेक्शन 208 है वो कहता है कि आप 2 लाख रुपए का फाइन लगा सकते हैं जिसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस टाइम पे और एज पर प्रोसीजर नहीं करवाए। इसको कहते हैं पेक्यूनरी, ये एक फाइन है और एक पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है जो फाइन इम्पोज हो गया। लेकिन सेक्शन 215(4) जो है उसको आपने डिफरेंटली रीड करना है, और जो सिंबल है वो 208 से नहीं मिलता किसी पार्टी को, वो सेक्शन 215(4) से मिलता है, और जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। लेकिन आज जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो इस बात के ऊपर फोकस था कि आपने 2 लाख रुपए का फाइन तो किया नहीं, या आप 2 लाख रुपए का फाइन कर देते, लेकिन हाई कोर्ट शायद ये रीड नहीं कर पाई कि सेक्शन 208 और 215 दोनों जो है वो एक अलग क्लॉजेज है। दूसरी बात ये कि देखिए, प्रोसीजरल लैप्स कभी भी विटिएट नहीं करता सब्सटेंटिव लॉ क्वेश्चंस ऑफ लॉ को, यानी कि ऐसे प्रोसीजरल लैब्स के शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ, उससे आप ये नहीं कह सकते कि फिर सेक्शन 215(4) डज नॉट कम इनटू प्ले। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी और सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल इश्यूज आएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आपका डिटेल में पॉइंट आ गया। तैयब, आज एक जज साहब ने, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। जी, ये बड़ी एक अचंभे वाली भी बात है और हैरत भी बहुत ज़्यादा लोगों को हुई, और ख़ासकर उनके जो करीबी दोस्त थे खुद विद इन सुप्रीम कोर्ट भी और बाहर के भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको तो उन्होंने तन्हा छोड़ दिया। वो समझ रहे थे शायद वो फाइट बैक करेंगे, लेकिन वो फाइट बैक नहीं कर सके, क्योंकि डॉक्टर साहबा आपको याद हो कि हमने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को भी देखा था, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने फाइट बैक किया और सुरखरू हुए। उन्होंने कहा मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है, तो फाइट बैक किया। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा देना, इसका मतलब वो भाग गए हैं मैदान छोड़ के, यही समझ आ रही है ना, क्योंकि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कल होनी थी। कार्रवाई से पहले ही इस्तीफा देने का मतलब यही है कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के, और इससे बढ़ के
कि उन्होंने जो है वो करप्शन की, याद होगा आपको एक पॉलिटिकल टर्म भी यूज़ हुई थी, ट्रकों वाली सरकार। तो ये वही ट्रकों वाली सरकार है जिनकी ऑडियोज़ भी आती रहीं और इनके ऊपर इल्ज़ामात डॉक्टर साहब बड़े संगीन नोयत के थे कि इनके बेटों पे इल्ज़ामात थे कि वो लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के ये करते थे कि जिसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ चाहिए, जिसको हाई कोर्ट से रिलीफ चाहिए, वो हमसे रुजू करें, हम उनको मनमाना रिलीफ दिलवाएंगे। फिर इसके साथ साथ प्रॉपर्टियों के भी बहुत सारे इनके ऊपर एलिगेशंस थे कि इन्होंने नाजायज़ प्रॉपर्टियाँ, और प्रॉपर्टियाँ फिर इनके ना। एक फ़ैसला तो ये है कि एक यतीम को उसके हक से महरूम करके इन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, और उसका केस भी इसके पास पहले लगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको समझ चुके थे जस्टिस मज़ाहिर नकवी कि वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसका दिफा नहीं कर सके। और मेन वजह ये थी कि जो इनका फ्रंट मैन था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको बुलाया था, कल उस पर जिरा होनी थी या उसको सामने, तो इन्होंने कहा कि इससे पहले कि सारे कटे चिटे खुल जाएं, इज्जत तो गई गई, लेकिन ये है कि पेंशन और अमरात तो मैं सेव कर लूँ ना, तो उन्होंने इस में जाके इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, देखिए अब आगे यहाँ पे भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का एक आर्डर है, एक जज जब इस्तीफा दे के करप्शन की बुनियाद पे इस्तीफा दे के चला जाता है तो क्या फिर कोई और पाकिस्तान का ला के तहत तो ट्रायल नहीं किया जा सकता। जस्टिस जो है मंसूर अली शाह ने कहा कि वो नैब उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकता है। फिर खुद जो शिकायत कुनिंदा है मियां दाऊद, उन्होंने भी कहा कि मैं इसका इस्तीफा जो है वो चैलेंज करूंगा सुप्रीम कोर्ट में ताकि ये मरात भी ना ले सके। ठीक है, ये साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी इसी हवाले से, ये जो मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने, कैसे देख रहे हैं आप, आपका क्या कमेंट? देखें, जो आज जो मुज़ाहिर नकवी साहब का इस्तीफ़ा है, इसके दो पहलू हैं। एक तो जैसे तैयब साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से आप समझाया भी कि देखें इतनी सीरियस एलिगेशंस, एक हाईएस्ट कोर्ट के एक जज जो लाहौर हाई कोर्ट में भी रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अरसा उन्होंने गुजारा, और उन पे एलिगेशंस बहुत ही सीरियस करप्शन की लगी, और उनका फिर इस तरीके से एक दिन पहले रेजिग्नेशन दे देना, तो देखें अगर तो इसकी वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट अगर नहीं कर सकती, तो फिर और अगर कोई अब डिसिप्लिनरी या कोई प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर जस्टिस के बिल्कुल ही अगेंस्ट है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, बिजनेसमैन हो, जो मर्जी आ जाए उसका एहतसाब और इंसाफ हाईएस्ट कोर्ट में होता है, लेकिन अपना जज एक दिन पहले ही जो है वो इस्तीफा दे दे तो फिर आप कुछ ना कर पाए। तो लेकिन जैसे तैयब साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब के की जजमेंट है कि नैब जो है वो प्रोसिक्यूट ज़रूर कर सकता है, लेकिन अब वो अब वो आगे आके पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस होगी एक फॉर्मर जज को प्रोसिक्यूट करने में। लेकिन साथ साथ एक पहलू ये भी ज़रूर नज़र आया कि शायद जो प्रोसीडिंग्स जिस तरीके से की गई, जिस हेस्ट में की गई, जिस तेज़ी में की गई, और जिस तरह की बातें कुछ आई, लगता यूँ है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन प्रोसीडिंग्स को बेहतर अंदाज में कर सकती थी, क्योंकि एंड में सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन भी एट स्टेक थी। ख़ास तौर पे आज जो स्टे की प्रोसीडिंग्स में कहा गया कि जो कंप्लेनेंट हैं उनको भी रिस्पोंडेंट बना दिया जाए और वो भी अदालत में आए, तो उसकी और जिसके ऊपर जज साहब के वकील ने एतराज़ भी उठाया कि ये तो फिर पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात है कि जो भी जज पर उंगली उठाएगा आप उन्हें कल भरी अदालत में बुला लेंगे। तो ये भी कुछ सवालात थे, लेकिन इस सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अब आप ऐसे इनका प्रोसिक्यूशन या इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे वो होनी चाहिए। ठीक है याहिया साहब, तैयब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एक और बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। याद रहे कि आखिरी समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। साबिक सदर को 17 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने आइन शिकनी के मुकदमे में आर्टिकल 6 का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत देने का हुक्म सुनाया था। इज्जत माब अदालत का हर फैसला, हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आज के फैसले ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 50,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, यानी 50,000 से ज़ायद अफराद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो अगर हमारी अदालतें पुराने मुकदमात में ही उलझी रहें तो इंसाफ के मुंतज़िर उन अफराद का क्या होगा? फिर एक सवाल ये भी है कि साबिक सदर जिनके दौर में मईशत
ऊपर गई, जिन्होंने निजी चैनल्स की सूरत मीडिया को एक नई जहत दी, जिनके दौर में निज़ाम तालीम बेहतर हुआ, जब उनको उनके इंतकाल के 11 माह बाद भी सजा दी जा सकती है, तो फिर क्या? हमारा सवाल बस ये है कि हम माजी से निकलकर हाल में जीना कब सीखेंगे? हम कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे? मरने वालों के लिए तो मजहब भी मगफिरत की दुआ करने को कहता है, और हम कहाँ खड़े हैं? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मान मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत की सुनाई गई सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर पाकिस्तान जिन सियासी मामला से गुजर रहा है, इसमें इन फैसलों का क्या असर होगा? अवाम पर इसका कोई असर होता हुआ आपको नजर आता है? स्टेट ऑफ शॉक में हूं। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी इस पर बड़े परेशान भी होंगे और हैरान भी होंगे कि ये मकसद क्या है कि ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तानी कौम इलेक्शन की तरफ रवां दवा है और ओवरऑल हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उसमें इतनी बेहतरी आ रही है, हम सब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में इसकी क्या टाइमिंग है? ऐसे जिस तरह आपने भी कहा कि गड़े मुर्दे उखेड़ना, डिगिंग ओल्ड ग्रेव्स, माजी के केसेस को निकालना, कंट्रोवर्शियल केसेस, मेरा ख्याल इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं क्या वजह है कि कोई अपना क्या एजेंडा है, कोई ज़ाती मामलात हैं या वो क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि उनको माजी के बजाय हाल की बात करनी चाहिए, मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले एक्यूमुलेटेड केसेस हैं 50,000 प्लस, और जनाब उनकी तरफ जिसमें लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं उन केसेस को करें। बट हैविंग सेड दैट, पहली बात तो ये है कि देखें जनाब, जनरल मुशर्रफ का ये जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे कि डी चौक में बॉडी को लटकाया जाएगा वगैरह वगैरह, ये वो नहायत ही, उसमें मुझे आज भी याद है कि जब दिसंबर 2019 में फैसला आया तो बड़ी कौम में मायूसी थी और कौम बड़ी उसमें एक किस्म का गुस्सा था कि ये किस किस्म का फैसला जो है, कभी इस तरह का फैसला पाकिस्तान की अदलिया ने नहीं दिया। एक तो ये, दूसरा 3 नवंबर 2007 मुझे आज भी याद है, उस वक्त भी मैं मीडिया के साथ था, मुझे आज भी याद है, बड़े क्लोजली हम देख लेते जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, डिक्लेरेशन इमरजेंसी, वो एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको बाकायदा इनपुट थी प्रोसेस के मुताबिक फ्रॉम द देन प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द कैबिनेट जो उस वक्त की थी, फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फ्रॉम द इंटेलिजेंस चीफ्स एंड फ्रॉम द सर्विस चीफ्स। तो लिहाजा तब उन्होंने ऐसे नहीं कि अपनी कोई उन्होंने जाती उन्होंने कोई उनको ब्रेन वेव आई तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने बाकायदा पूरी मशावरत और इनपुट के साथ किया। मैं समझता हूँ कि अगर मैं हैरान हूँ कि भाई 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी पे तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन जो 12 अक्टूबर 99 का जो टेक ओवर हुआ था, जिसको जनरल मुशर्रफ का, जिसको तमाम उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वैलिडेट किया था, एंडोर्स किया था, और अगर आपको याद है उन्होंने ये भी फैसला दिया कि जी 3 साल आप जितना भी चाहें आप आईनी अमेंडमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया जनरल मुशर्रफ को, जो लोग गवर्नमेंट्स में आए उनकी सपोर्ट में, आप मुझे ये बताएं कि क्या वो तमाम लोग, क्या उन पे नहीं बनता था कि उन पे भी आर्टिकल 6 लगे? तो मैं कह रहा था ये बेसिकली देखें, यहाँ पे इसमें एक एलिमेंट आ जाता है कि जिसमें इंसाफ जो है मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं किया गया। और फिर जनरल मुशर्रफ की तो पहली दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो है कि उनकी तो कुछ अर्सा पहले तो उनकी डेथ हो गई है। वो जो जब वो बीमार थे वो पाकिस्तान से अदलिया ने गालिबन उनको इजाजत दी थी और वो पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो जलावतनी में थे, और आपको मालूम है कि कितना बेड रिडन रहे, कितना अर्सा। तो ये वो तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सके, वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था वो तो पलंग से नहीं हिल सकते थे। तो उसके बाद ठीक है, अच्छा ब्रिगेडियर साहब आपकी बात को बढ़ूंगी मैं कि आजकल जो जुल्फिकार अली भुट्टो केस भी अदालत में ज़ेर समाअत है, यानी हम माजी के केसेस सुन तो रहे हैं लेकिन माजी से आपको क्या लगता है कि क्या कोई सबक नहीं सीखा जा रहा? देखिए, ऐसे आपकी बात सही है कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में हम सब रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। सब ने मादी में कहा है, चाहे सिविलियन लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और जुडिशरी से भी ये वादे उठी हैं कि जनाब हम सबसे गलतियां हुई है मादी में, अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को आगे ले जाने की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर के लिए अब हम आइन और कानून की बात करें, अपना
ये जो एक दूसरे की टांके खींचना, ये इस किस्म की जो इंट्रीग्स होती रही मादी में, ये नहीं होनी चाहिए। और सब सिविल, मिलिट्री, जुडिशरी सब मिलके पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालें, यही एक तरीका है। और अगर हम मादी में ही रहेंगे और मादी के केसेस देखिए, एक और ट्रेंड बड़ा गलत आ गया मैं देख रहा हूँ कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में मादी में फैसले हुए वो भी आफ्टर ऑल ऑनरेबल जजेस ने किए थे ना। मुझे आप ये बताएं, अब हम देख रहे हैं एक नया फिनोमेना चल रहा है पाकिस्तान में कि जनाब मादी के फैसले ड्यू टू व्हाट एवर रीजन अब जनाब उनकी रिवर्सल शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आज से चंद साल बाद जो आज के फैसले हो रहे हैं फिर वो रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के अवाम का जो एतबार है, जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है इन द क्रेडिबिलिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, वो अफेक्ट होती है। मेरा ख्याल है जो फैसले एक दफा सुप्रीम कोर्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तक कोई इदारा है नहीं है, वो हमारा एपेक्स कोर्ट है। पाकिस्तानी कौम को पूरे एतमाद है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चाहिए। बेट साहब, हम ये देखते हैं एक और चीज, ऑनरेबल जजेस, ठीक है बेट साहब, जैसे क्या फरमा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि कभी केसेस में अपीलों के जरिए, आला अदलिया के फैसलों के जरिए हम देखते हैं कि बड़ा वो अपडेट हो जाते हैं, जैसा कि मुल्जिम मुजरिम बन जाता है, मुजरिम मुल्जिम बन जाता है। लेकिन जो जजेस माजी में ये फैसले लेते हैं उनसे भी जवाब तलबी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए? देखिए जी, बात तो बिल्कुल सही है कि एवेंचुअली जो फैसले थे वो तो हमारे ऑनरेबल जजेस थे जिन्होंने उस दौर में उस किस्म के हालात और जो उस वक्त उनके पास एविडेंसेस आए, जो सबूत आए, उन्होंने उसके मुताबिक अपने ईमानदारी से अपने फैसले किए। अब अगर हम उनके फैसलों को रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि हालात बदल गए हैं, तो और हमारे मोहतरम जजेस जो हैं, जारी बात है वक्त के साथ साथ वो भी नए आते हैं अपने सिस्टम में, तो फिर ये तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये तो मैंने कहा कि चंद साल बाद फिर जजेस जो फैसले हैं वो रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे, जो कि ये हमारी जुडिशल क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये ठीक नहीं है। एक दफा जब फैसला हो गया, और मैं एक बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमें यहाँ तो बात आ रही है कि जनरल मुशर्रफ को डेथ सेंटेंस को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। हालांकि उनको डेथ सेंटेंस तो हो गई थी पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा पाकिस्तान को। हासिल पाकिस्तान को होना था कि हम पाकिस्तान की अरबों खरबों की लूटी हुई दौलत को अगर हम वापस ले आए, और सारा एंड में फैसले सारे अदलिया ही करती है। आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाद फैसले तो अदलिया ही करती है, जब वो हायर जुडिशरी जिसको हम कहते हैं। तो अगर वो जोर उस पे दिया जाए, एम्फेसिस उस पे हो कि हमने पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट स्टेज पे वक्त की कमी है। मुझे ब्रेक पे जान, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार आसमा शराजी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। जो मुल्क की मौजूदा इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार आसमा शराजी साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आसमा ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। आसमा, आज हमने देखा कि अदालती दिन था, अदालत के हवाले से कुछ खबरें हैं, जिसमें एक अहम खबर कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो PTI के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। तो आप क्या समझती हैं कि अब तहरीक इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला है, शिकवा है, क्या वो दूर हो जाएगा? और आगे ये क्या जो बॉल है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में देखती हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक बहुत अहम फ़ैसला है जो पेशावर हाई कोर्ट ने किया है, और मुतवक्के भी था। यानी अगर आप देखें तो आपको लगता भी था कि ये फ़ैसला वहाँ से हो जाएगा, और अकबर एस बाबर साहब ने बहरहाल इसको अब चैलेंज करने के लिए कहा है। इलेक्शन कमीशन की ताहाल कोई अपडेट नहीं है, हो सकता है कि वो इसको चैलेंज करें, लेकिन अकबर एस बाबर साहब ने चूँकि इंतखाबात को भी चैलेंज किया था, और उनका ये मानना है अब तक कि इंतखाबात ठीक नहीं थे, और उनके इस मौक़िफ़ को जो है वो तस्लीम भी किया इलेक्शन कमीशन ने। लिहाजा कहा जा सकता है, हो सकता है मुमकिन तौर पर कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए। लेकिन जहाँ तक बल्ले की वापसी है और बल्ले को का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था, और इसके लिए बड़ी कानूनी जंग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ी है। अब जो फ़ैसला उनका आया है, उनके जितने एतराज़ात थे वो ख़त्म हो जाने चाहिए। इससे पहले
एक सीरीज़ ऑफ जो ऑब्जेक्शंस की और फिर एतराज़ात की और इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत लंबी फहरिस्त थी। मसलन वो उन्होंने पहले ये बेस बनाई कि इंतखाबात जो हैं उनकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो ठीक हुए हैं और इलेक्शन कमीशन गलत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने फिर ये तस्लीम भी हुआ कि बहुत सारे रूल्स जो थे उनकी नफ़ी वहाँ पे की गई। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद जो बल्ला जब उनसे छीना गया तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसको किया और पेशावर हाई कोर्ट को ख़ास तौर पे जो है वो उन्होंने मुंतखब किया, लेकिन आज उनको वहाँ से इंसाफ भी मिल गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो फ़ैसला है वो कलअदम है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन पे जो मैं अकबर एस बाबर साहब को सुन रही थी उनका ये कहना है कि इंतखाबी निशान लॉट करना हो या फिर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है इसके ऊपर कुल्ली इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। तो अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या प्ली ले सकता है, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या नहीं जाएगा, या ख़ुद अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होता है तो हो सकता है कि काजी साहब या जो जजेज़ हैं वो बुला लें इलेक्शन कमीशन को कि उनका क्या मौक़िफ़ है। लेकिन बहरहाल अभी ये लगता है ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले का जो एक ज़ेर बहस ये आ सकता है। ठीक है। अच्छा आसमा साहिबा, कौमी मंजरनामे पर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सियासतदान भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि जिनसे बात की जाती है वो खुद कन्फ्यूज़ हैं कि आगे क्या समझ नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि कौमी मंजरनामा इतना कन्फ्यूजन से भरपूर क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, उसमें फ़िज़ा सबसे बड़ा अलमिया तो ये कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड किया है। मसलन इलेक्शंस का होना ना होना, कुछ किसी जमात का कोई मौक़िफ़ रहा, किसी जमात का कुछ मौक़िफ़ रहा, फिर उसके बाद वो एक पेज पे आए। सिवाय पीपल्स पार्टी के मेरा ख्याल है बाकी सारी जमातें जो थी वो लहतो लाल से ही काम ले रही थी। लेकिन फिर जब इलेक्शन का नज़र आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पत्थर पर लकीर है, तो उसके बाद भी आपको वो माहौल नज़र नहीं आया जो कि माहौल होता है इलेक्शन के अंदर या इंतखाबात के हवाले से। मसलन PMLN अभी तक फील्ड से गायब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, उनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही। मगर उसके बावजूद अगर आप देखें तो पंजाब की हद तक हमें अभी तक नज़र नहीं आता कि तहरीक इंसाफ ने कोई वहाँ पर फॉर्मली सिवाय एक दो मामलात के, एक दो मौक़ों के, उन्होंने कहीं पे कहा हो कि हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए। PMLN खुद घर बैठ गई है। PTI इस चीज़ को के वजह से पंजाब में सामने नहीं आ रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब में जो है वो इतनी बड़ी जमात नहीं है। तो एक तरह से और जलसे उस तरह से जितने होने चाहिए थे, जिस तरह से एक इन्वायरमेंट बनता है, तो ये एक ट्रेडिशनल जो इलेक्शन था उससे बिल्कुल कता नज़र आपको एक माहौल नज़र आता है। तो सियासी जमातों को चाहिए ये था कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, वो लोगों से बात करते, वो राब्ता करते, वो आवाम से जुड़ते, उनके साथ वो अपने मसाइल डिस्कस करते और वे फॉरवर्ड बनाते, जो कि हमें अभी तक उस तरह से नज़र नहीं आया सिवाय एक आधी जमात के। ठीक। अच्छा आसमा साहब, ये एक आधी जमात जारी वजह पीपल्स पार्टी की आप बात करी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना मंशूर दिया और पीपल्स पार्टी जलसे करने में भी हम देख रहे हैं कि आगे आगे ये सबसे पहले बाहर आए और बारहा इस बात का क्रेडिट भी ले रहे हैं बिलावल साहब के, जी सबसे पहले जो इलेक्शन कैंपेन है हमने शुरू की और इलेक्शन सिर्फ हम ही चाहते हैं, बाकी नहीं चाहते। आप भी सुन रहे हो कि बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही कि चौथी बार जो वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट होने जा रहे हैं। ये हम जो पहले से एक तासुर हमारे यहाँ कोई भी पार्टी भी कहना शुरू कर देती कि फ़लाँ तो इस इंतखाबात में सिलेक्ट होने जा रहा है, इसको आप बतौर सीनियर सहाफ़ी देखती कैसे हैं? क्योंकि शफाफियत पर तो अभी से सवालिया निशान लगा दिया गया किसी को सिलेक्टेड कहकर। अगर वाकई नवाज शरीफ साहब वोट ले लेते हैं और इलेक्ट हो जाते हैं, अवाम उनको वोट दे देती है, मुंतखब हो जाते हैं, तो क्या फिर पीपल्स पार्टी जो अभी से एक बयानिया रजिस्टर करवा रही है कि उनको सिलेक्ट कर लिया गया, तो अवाम इस पर मिनोन यकीन करके बैठ जाएगी कि सिलेक्ट हो गए थे? देखिए, उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जवाबदेह है, उनको जवाब देना चाहिए। जो बिलावल साहब ने कहा, अभी तक फील्ड में उनका ना होना जो है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है, और ये सारे जो सवाल बिलावल साहब उठा रहे हैं इसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को फील्ड में आके देना चाहिए। वो आके ये बात करें। लेकिन जो तासुर उधर से भी आ रहा है, यानी कल को अगर ये सारी जमातें इकट्ठी मिलकर कोई हुकूमत बनाएंगी जिसके कि बहुत ज़्यादा इम्कानात है, तो फिर क्या, फिर एक मरतबा फिर ये कहा जाएगा कि ये एक सिलेक्टेड सेटअप है, जिस तरह से PDM के सेटअप को भी कहा गया। तो ऐसी सारी बातें कोई सियासी जमातें जो है वो बेशक अपने जो वोटर हैं, कारकुन हैं, उनको खुश करने के लिए। जी जी जी
जी, जैसे कि आपने कहा कि आगे जाके मखलूत हुकूमत नज़र आती है, कोई सादा अक्सरियत शायद हासिल नहीं कर सकेगा, तो फिर अभी इतनी जो तनकीद की जा रही, कल को फिर एक पेज पर होंगे। जैसे हमने देखा कि पीछे 16 महीने इकट्ठे हुकूमत की, जैसे वो हुकूमत ख़त्म होती है, इंटरिम सेटअप आता है तो तनकीद शुरू हो जाती है। तो आप नहीं देखती कि मुस्लिम लीग नून बड़ा लिहाज कर रही कि शायद वो जवाब देना नहीं चाह रहे, मेचोरिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं, और उनको शायद ये नज़र आ रहा है कि आगे जाके हो सकता है पीपल्स पार्टी और हमें एक पेज पर बैठना पड़े? ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक तो PMLN की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल गायब है, ना अवाम के सामने है, ना वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर उस तरह से उनकी मेन लीडरशिप की मैं बात कर रही हूँ, ना वो टीवी पे जवाबदेह हैं, ना वो मतलब एक कंप्लीट खामोशी है, एक गंभीर खामोशी है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सीनियर क़यादत है वो इख्तियार किए हुए है। अगर वो जो भी ये तो इलेक्शन के अंदर तो ये गोलाबारी होती है, वो सारी जमातें एक दूसरे के ऊपर करेंगी, बिल्कुल होती। हाँ जी, अच्छा, ये इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा भी समझा जाता है। अच्छा आसमा साहिबा, ये शायद पहले शायद एक तासुर ये भी समझ आ रहा था कि शायद वो ताहयात नाअहली के हवाले से जो एक कल फैसला भी सामने आ गया, खुलकर बड़ी क्लियर आ गई सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है, पिक्चर क्लियर हो गई, तो उसके बाद से शायद अब इलेक्शन कैंपेन धुआंधार शुरू करेगी मुस्लिम लीग नून। ये राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे थे कि शायद 15 तारीख से हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि शायद उस वजह से थोड़ा सा डिले था या कोई और वजह समझ आती है? हो सकता है ये भी था। फिर नाअहली का जो फ़ैसला था उसका भी वो कहा जा रहा था कि इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ये कि एक तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास इस वक्त बयानिया भी नहीं है, उसकी भी तैयारी हो रही होगी डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारी वजूहात थी। लेकिन जब एक बड़ी सियासी जमात सीन से गायब हो जाती है और वो बिल्कुल, बेशक वो 15 को करें, लेकिन एक तवील जो बीच में टाइम है मियाँ साहब की वापसी के बाद से अब 15 तारीख तक, ये एक लंबा पीरियड है जो कि तकरीबन 2-2.5 महीने का है। इसमें एक मुसलसल खामोशी जो है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि PMLN ये चाह रही हो कि इंतखाबात ना हो या आगे चले जाएं। इसकी उन्होंने ज़रूर वजाहत की राना सनाउल्लाह साहब ने, और PMLN चाहती है कि इंतखाबात हो, लेकिन ये जो एब्सेंस है, ये जो एब्सटेन करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अवाम से, क्योंकि देखिए जमहूरियत का तसव्वुर क्या है फ़िज़ा, वो जमहूरियत का तसव्वुर ये है कि सियासी जमातें अवाम के पास जाती हैं, वो उनको जवाबदेह होती हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या थी, उसके ऊपर वो वोट मांगते हैं, उनसे सवाल होते हैं, और यही हुस्न है जमहूरियत का। अगर ये नहीं होगा और आप बंद कमरों में बैठ के कोई भी सियासी जमात में, सबकी बात कर रही हूँ, अगर वहाँ पे सियासत करेंगे तो ये आवाम से जुड़ने वाली बात नहीं है, ये जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। तो मेरा ख्याल है कि 15 तारीख से अच्छी बात है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ तब से अपना शुरू करेगी अपनी कैंपेन को, और वो अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाएगी, तो हो सकता है उनके जहन में हो कि मुख्तसर वक्त के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में जलसे कर दिए जाएँ और एक पूरी वेव बना दी जाए। लेकिन उसके लिए भी आप देखिए कि मुख्तलिफ लवाजमात हैं वो पूरे करने होते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कोई स्ट्रेटजी इस मामले के ऊपर हो कि वो अपनी जो एब्सेंस है उसको पूरा कर सके, उस खला को पूरा कर सकें जो कि पिछले कुछ महीनों के अंदर क्रिएट हुआ है। अच्छा आसमा साहबा, ये ना सिर्फ ये कि इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ नहीं किया गया, बल्कि टिकट्स के हवाले से भी बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, और सीट एडजस्टमेंट के जो मामलात हैं, जैसा कि पहले सुनने में आया था कि IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई है, लेकिन अब ये खबर कि नहीं हुई है, उस पर भी कहीं डेडलॉक है, वो बरकरार है। दूसरा ये कि राजा रियाज साहब मेरे जहन में आगे सवाल को पूछते हुए जो कहते थे मुझे पहचान नहीं रहे, तो मेरे ही प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून से किसी ने गालिबन इस बात का इजहार किया था कि जब कुछ लोगों का एहसान होता है तो उनका एहसान उतारने के लिए उनको पार्टी के लोगों पर तरजीह दी जाती है और उनको टिकट दे दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि अगर राजा रियाज को फॉर एग्जांपल टिकट दे दिया जाए, उसी हल्के से राना एहसान जो कि राना अफजल के बेटे हैं, राना अफजल के बड़े सेक्रीफाइसेस होंगे पार्टी के लिए, या इस तरह के और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, तो फिर वो जो एहसान उतारना होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई फलां वक्त में हमारे काम आया और हमें इनके काम आने, लेकिन उसमें जो पार्टी के अपने लोग होते हैं, पार्टी के एसेट होते हैं, उनकी बड़ी दिलआज़ारी होती है, वो दिल बर्दाश्ता होते होंगे। नहीं देखिए, वो तो इख्तलाफात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। मसलन आप एक और हल्के की जिसकी कि बहुत ख़बरें हैं, या सादिक साहब की और रोहेल असगर साहब का जो हल्का है उसके अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं उन्होंने एक मीटिंग की और उनके साथ भी मुलाकात हुई, लेकिन असल बात यह है कि इन इख्तलाफात को पहले से भी दूर किया जा सकता था और ये सब चीज़ें सामने थी। PDM की हुकूमत तकरीबन 16-17 महीने रही है, उस दौरान ये चीज़ें अपने लोगों को
पावर कराई जा सकती थी, उनको एतमाद में लिया जा सकता था। जैसा कि राना हसन जो हैं, राना अफजल के बेटे, उनको हमारी इत्तलात है कि उनको एतमाद में लिया गया, तलाल चौधरी साहब को एतमाद में लिया गया, मुख्तलिफ लोगों को लिया गया। गो के ये ज़्यादती है जो भी सियासी जमातें हैं, जब वो अपने इलेक्टेबल्स को देखती हैं या वो अपने प्रेशर्स को देखती हैं तो अपने जो कारकुन हैं उनका ख्याल नहीं रखती। मगर असल बात यह कि इसके लिए बहुत वक्त था, सबको पता था कि इंतखाबात होने हैं और इस टाइम पे होने हैं। उससे पहले ये मामला तय किए जा सकते थे। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहुत सारे मामला हैं। मसलन अभी अगर आप इस्लामाबाद का देखें, अगर IPP के साथ है तो क्या इस्लामाबाद की जो नशिस्त है उसमें 2-3 कैंडिडेट्स हैं, 2-3 हल्के हैं, उसके अंदर एक तारिक फजल चौधरी साहब की बात हो रही है, फिर इनके पुराने जो मेयर थे शेख अंसर साहब वो भी अप्लाई कर बैठे हैं, ज़िशान नकवी कर रहे हैं एक और हल्के से। दोनों को शायद कहा जा रहा है कि नहीं, अंजुम अकील साहब पहले वो हारे हैं इस हल्के से मगर उनको शायद दी जा रही है। और इसी तरह से आमिर कियानी साहब उनका भी जिक्र हो रहा है कि उनको वो IPP से और पहले उससे पहले वो PTI के थे तो उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को काफ़ी भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। उनकी अपनी पार्टी के लोग इस मामले के ऊपर काफ़ी नाराज़ होंगे। तो ये एक अहम मामला है कि आप अपने लॉयल लोगों को जो कि आपके साथ खड़े रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं आसमा साहिबा, कड़वा घूंट है जिसको आप खुशी से पिए या रो के पिए, आपको पीना होगा। बिल्कुल ये तो पीना होगा क्योंकि वादे किए हुए। अब नवाब शेर वसान का जो हल्का है उनका देखिए, उनके उस हल्के के अंदर भी उनको एडजस्टमेंट करना पड़ी, लेकिन उनके कारकुन बहरहाल जो भी उस हल्के में तलाल चौधरी साहब का कारकुन है वो उनके अपने वोटर होंगे। हर हल्के में लोगों के 10-10, 12-12 हज़ार वोटर होते हैं जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। 2-3 इलेक्शन तो वो लड़ चुके हैं। तो बहुत सारी मेरे पास आखिरी 2 से 2.5 मिनट है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। ठीक है, ठीक है असर, मेरे पास 2 से 2.5 मिनट हैं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ये बिलावल साहब जो कि तनकीद भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड भी कह रहे हैं और नून लीग का गढ़ समझा जाता है पंजाब को, जैसा कि सिंध किला समझा जाता है पीपल्स पार्टी का। तो बिलावल साहब इस वक्त अपनी किस्मत इस बार लाहौर से आजमाने जा रहे हैं, कैसे देखती हैं, क्या कॉन्फिडेंस है उनका, उनके एतमाद की वजह आपको क्या समझ आती है? मेरे ख्याल है ये अच्छी बात है और मरियम नवाज को भी लाड़काना से इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि देखिए पाबंदी नहीं है कि सिंध चूंकि सिर्फ पीपल्स पार्टी के हाँ तासुर ख़त्म हो। और दूसरी बात ये कि एक हेल्दी बात है, अगर उनको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि लाहौर उनका किला नहीं है लेकिन माजी में रहा है और वो दोबारा उसमें आना चाहते हैं, तो ये कम अज़ कम उन्होंने हिम्मत की है, कम अज़ कम वो वहाँ से जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, कम अज़ कम वो लोगों को जवाबदेह होंगे, उनके साथ बात करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं बिलावल साहब वहाँ पे। अच्छी बात है और मरियम साहिबा को भी ये करना चाहिए, हमजा साहब को भी करना चाहिए, मियाँ साहब को भी करना चाहिए। शहबाज साहब लड़ रहे हैं कराची से, बहुत पिछली दफा आपको याद है कि चंद 100 वोटों से वो हार गए। मैं भी खातून हूँ। ठीक, आप आगे वज़ीर आला पंजाब किसी खातून को भी देखती हैं? मेरा तो ख्याल है ख़वातीन को हर शोबे में वो आगे हैं तो सियासत में भी आगे होना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद से हमें पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन उस तरह के रोल में नज़र नहीं आई, तो क्यों नहीं होना? अगर किसी में कैपेबिलिटी है तो बन सकता है, तो क्यों ना बने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहब आपके वक्त के लिए। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। जब तो भारत में इंतखाबात करीब आते ही साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया कई साल खामोश रहने के बाद अचानक नमूदार हो गए और मोदी प्रोपेगेंडे का प्रचार शुरू कर दिया। वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो पाक फजाइया की कामयाबी है, जिसकी घन गरज से आज भी भारतीय फजाइया की नींदें उड़ी हुई हैं, वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसमें पाक फजाइया के शाहीनों ने दुनिया को एक बार फिर बताया कि हम अपनी सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे,
उस ऑपरेशन को अजय बिसारिया मोदी की कामयाबी करार दे रहा है। और अजय बिसारिया का कहना है कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद आने वाले इंतखाबात हैं। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय कैदी अभिनंदन को रिहा किया था। मोदी सरकार माजी में भी झूठे दावे कर चुकी है, जिनको आलमी मीडिया और माहिरीन बेनकाब भी कर चुके हैं। भारत ने अपने हमले में 300 दहशतगर्दों के हलाक होने का दावा किया था, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट ने भारतीय बम खुली जगह पर गिरने का इंकशाफ किया। फिर भारत ने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का झूठा दावा किया, जिसे पेंटागन ने और कई भारतीय दिफाई तजियाकारों ने झुटला दिया था। और भारत ने रात की तारीकी में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने शेरों की तरह दिन की रोशनी में जवाब दिया। यही नहीं, मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और कई दीगर रहनुमा और सहाफी पुलवामा हमले के जाली होने का इंकशाफ कर चुके हैं। जबकि प्रशांत भूषण और ममता बनर्जी और रविश कुमार भी पुलवामा ड्रामे का जिम्मेदार मोदी सरकार को ही ठहराते हैं। हालिया ड्रामे और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद इंतखाबात से पहले मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने के सिवा, वोट बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है। भारत के झूठे बेबुनियाद बयानिए, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे और मोदी सरकार की वोट हासिल करने की झूठी स्ट्रैटेजीज पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद मेहमान खुर्रम अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में डायरेक्टर हैं और दिफाई और खारिजी सिक्योरिटी अमूर पर माहिराना राय भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, भारत हम देख रहे हैं कि माजी में भी कई बार ये जो झूठे इल्ज़ामात हैं उनके सबब बेनकाब हो चुका है, जिल्लत और रुसवाई का सामना कर चुका है। आलमी मीडिया ने जो फरवरी 2019 ऑपरेशन पर एक गैर जानिबदार रिपोर्ट भी पेश की थी, फिर भी भारत इसका क्रेडिट लेना चाह रहा है। क्या चाह रहा है भारत? देखिए, इसके कई पहलू हैं। जैसे ही आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की है कि भारत में इस साल इंतखाबात हैं और इंतखाबात के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिटिकल रिटॉरिक मिलेगा मोदी की तरफ से। दूसरी तरफ आप देखें तो जो अजय बिसारिया है, अपने रिटायरमेंट के बाद उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी सामने आ रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर मोदी कामयाब होते हैं और उनकी कामयाबी के दौरान अगर उनका कोई रोल प्ले हो सकता है पॉलिटिकल लेवल पे, तो बाद में मोदी की कामयाबी के बाद शायद उनको भी कोई अच्छा रोल मिल जाए जो हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल लेवल पे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसका जो मेन मकसद है मोदी का, जो मोदी की इलेक्शन कैंपेन है, वो दो तरह की है। एक, वो घर के अंदर एक दुश्मन ढूंढ रहा है, मोस्टली ये मुसलमान है, और एक मजहबी मुनाफरत फैला रहा है, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, राम मंदिर की भी वो इनॉग्रेशन हो रही है बड़े पैमाने पे। दूसरी तरफ वो बाहर में भी एक दुश्मन तलाश कर रहा है और अपने आप को एक बहुत बड़ा अजीम और बहादुर लीडर पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल आपको एक बयानिया ऐसा मिलेगा कि जिसके अंदर जंग को अजीम लीडर के तौर पर और जंग के जो एक नज़रियात हैं उनको उभारने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो अजय बिसारिया ने अपनी जो बुक में और बाद में जो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल कत्ल की रात में जो इंकशाफात किए हैं, वो इंकशाफात नहीं है, वो बेसिकली अपने जो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको स्पिन करने की कोशिश की गई है मोदी के लिए। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आप देखें तो ब्रॉड डे लाइट में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के 2 तैयारे मार गिराए, बल्कि एक उनका फाइटर पायलट जिंदा पकड़ भी लिया, अभिनंदन। और अगर आप आज देखें तो जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट ये हैं कि भारत ने न सिर्फ अभिनंदन को मीडिया पर आने से बैन किया हुआ है, बल्कि उसको जबरी रिटायरमेंट भी दे दी है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि किस तरह से ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी है मोदी को 2019 में। और ना सिर्फ 2019 में बल्कि 2020 में गलवान वैली में भी चाइना के ज़रिए मोदी को एक हजीमत का सामना करना पड़ा था। तो ओवरऑल उस हजीमत को छुपाने के लिए, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि जो अपोजिशन है वो इन वाक़यात को ज़रूर डिस्कस करेगी अपने जलसों में, तो उसको उस हजीमत को छुपाने के लिए अभी से ही मोदी ने ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की है।
और दूसरी बात है डॉक्टर साहब की जब इंतखाबात करीब आते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन जिस तरह तमाम ममालिक में की जाती है, लेकिन मोदी सरकार ने एक बार फिर से पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानी है उसको सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया है। और ये हमारे लिए नई बात नहीं है, वहाँ पर वोट लेने के लिए ये आपको पता है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करता है नरेंद्र मोदी। बीजेपी की खासतौर पर बात की जाए इस पार्टी की, और पाकिस्तान मुखालिफ जितने ये बयान देते हैं उतना ही अपने वोट बैंक को मजबूत या स्ट्रॉन्ग तस्वुर करते हैं। मुझे तो वोटर की भी साइकी कभी समझ नहीं आई, आपको क्या समझ आती है? बेसिकली देखिए, भारत के अंदर एक जो सेंटीमेंट है ओवरऑल वो ये है कि पिछले 3000 साल में हमेशा दिल्ली के ऊपर हमले होते रहे सेंट्रल एशिया से और मिडल ईस्ट के थ्रू। तो अब वो समझते हैं कि हमें एक ऐसा अजीम लीडर मिल गया है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है ओवरऑल, और इस मजहबी मुनाफरत को वो उभार कर ये कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को मज़ीद तक़वियत दी जाए कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि शायद हमें मोदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर आप देखें तो ओवरऑल 9 लाख से ज़्यादा जो ट्विटर हैंडलर्स हैं जो बीजेपी ने हायर किए हैं इस दफ़ा इलेक्शन, तो वो बेसिकली इसी मजहबी मुनाफरत को ना सिर्फ फैला रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वेस्ट के अंदर ओवरऑल जो इंडिया की एक पॉलिसी है वो ये है कि हमारा जो दिफाई निज़ाम या हमारी जो दिफाई तनसीबात हैं वो चाइना के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो वो जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये है कि तमाम दिफाई तनसीबात वो पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल की जा रही हैं। हाल ही में जो रशिया की तरफ से मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया गया था वो भी भारत ने पाकिस्तान के ही बॉर्डर पे तनसीब किया है। तो ओवरऑल आपको एक टोटली डाइकोटमी मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे। डेफिनेटली जो आम वोटर है उसको उसके मजहबी ओवरऑल जो जज्बात हैं उनको उभार कर और कोशिश की जाती है कि वोट हासिल किया जाए। और ये बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू कि आप डेवलपमेंट करें। अगर आप आज भी देखें तो दुनिया में सबसे बड़े जो गुर्बत की जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। जो इस वक्त हैव्स और हैव नॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है सबसे ज़्यादा वो भारत के अंदर है। लेकिन इस सब के बावजूद वो बजाय इसके कि डेवलपमेंट की बात करें वो कोशिश करते हैं कि इस तरह के मजहबी बयानात को और मजहबी जज्बात को उभार कर वोट ले लें और नेशनलिज्म को प्रमोट करके ओवरऑल एक बयानिया क्रिएट किया जाए। तो ये ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू जो डिलीवरी सिस्टम होता है कि आप 5 साल 10 साल डिलीवर करें इकोनॉमिकली। ठीक है, यानी इनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा ये जो करते हैं उसकी बुनियाद पर ही इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इसी के दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।